हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनय फिजिक्स। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज को, जो 12th क्लास के रिगार्डिंग और जेई नीट के रिगार्डिंग दोनों तरीके से ही इम्पोर्टेंट है। और इस वीडियो के अंदर इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो मैं पहले ही बता देता हूँ, इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हम क्रिचॉफ लॉ से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो न्यूमेरिकल डिस्कस किए उसके बाद बच्चों के कईयों के मैसेज आए कि सर और न्यूमेरिकल इस पर करवाइए, तो मैं थोड़े से न्यूमेरिकल और करवा देता हूँ। तो इसमें देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो क्या है। तो बेटा देखो, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है और ये जेई मेंस 2019 में पूछा गया था। इसमें कहा गया है कि भाई, when the switch S is in the circuit shown in close shown in shown is closed, then value of current I will be। तो हमें करंट की वैल्यू बतानी है बेटा। तो करंट की वैल्यू, हमें I की वैल्यू निकालेंगे कब? मैं इसमें लगाऊंगा बेटा KCL। हम क्या यूज करेंगे इसमें? KCL को यूज करेंगे। तो KCL को हम कैसे लगाएंगे इसमें? KCL क्या कहता है कि भाई, जितना किसी जंक्शन पॉइंट पर करंट पहुंच रहा है उतना ही लीव करेगा। तो हम मान लें कि इस C पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, X मान लेते हैं। सी पॉइंट पर हमने पोटेंशियल क्या मान लिया, एक्स। तो अब इस पर केसीएल लगाएंगे तो इधर से करंट आई वन आ रहा है सी पॉइंट पर, इधर से आई टू आ रहा है और टोटल करंट कितना बन जा रहा है, आई। नाउ अब हम इस पे ओम्स लॉ लगाएं तो आई वन किसके बराबर होगा? ओम्स लॉ लगा दो, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, which is equal to higher potential minus lower potential divided by resistance, एंड टोटल करंट आई किसके बराबर हो गया? दैट विल बी x माइनस जीरो डिवाइडेड बाई टू। नाउ इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम? यहाँ से 4 आ जाएगा। दैट विल बी 40 माइनस 2x एंड प्लस 10 माइनस x विच इज इक्वल टू x बाई टू। काट दो इसको तो ये बन जाएगा अपने पास कितना, 40 और 10 कितना हो गया, 50, और माइनस का 3x विच इज इक्वल टू x, 2x मान लो इधर क्योंकि ये 2 उधर ही जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से बेटा, 50 इज इक्वल टू 5x एंड x इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो हमारे पास जो पोटेंशियल आ गया सी पॉइंट पर वो 10 वोल्ट आया है। हमें चाहिए वैल्यू की, किसकी वैल्यू चाहिए? करंट की वैल्यू चाहिए। तो आई किसके बराबर हो गया? दैट विल बी 10 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई टू। काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो हमारे पास जो आई की वैल्यू है इस सवाल के अंदर वो कितनी आ जाएगी बेटा, 5 एम्पियर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखो 2024 में ये पूछा गया था। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है कि करंट बताओ, द करंट फ्लोइंग थ्रू द 1 ओम रजिस्टर इज n बाई 10। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है और ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत आते हैं जेई मेंस के अंदर। तो ये कह रहा है कि करंट 1 ओम के अंदर कितना है, n बाई 10 है। तो हमें n की वैल्यू बतानी है, कितना होगा बेटा। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लगेगा तो इसमें केसीएल ही, क्योंकि हमें निकालनी है करंट की वैल्यू। अब केसीएल कैसे लगाएंगे देखो इस पे, तो हमने पीछे पढ़ा है पॉइंट पोटेंशियल मेथड, पहले वो इस पे लगाओ। देखो यहाँ से क्या आएगा अपने पास, 10, और इस पॉइंट पर कितना आ गया, दैट विल बी 5। इस पॉइंट पर कितना हो गया, 0। सी पॉइंट पर मैंने मान लिया कि पोटेंशियल कितना है, एक्स। और इस 1 ओम के और इस बैटरी के बीच में हमने पोटेंशियल मान लिया कितना, नहीं ए पर तो फिर 10 कैसे मानेंगे, हमें ए पर तो कुछ और मानना पड़ेगा। ए पर हम मान लेते हैं वाई मान लो। तो ये जो पॉइंट है 1 ओम के अक्रॉस में, यहाँ मैंने मान लिया बेटा वाई माइनस 10। अब तुम देखो ए पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो 10 वोल्ट आना चाहिए, क्योंकि 10 वोल्ट की क्या लगी हुई है इसके बीच में, बैटरी लगी हुई है। ठीक है ना, तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। तो अपने पास क्या बनेगा, यहाँ से इस पे अब लगाओ केसीएल। केसीएल लगाते हैं, देखो पहले तो पॉइंट एक्स पे लगाएंगे। तो पॉइंट एक्स के रिगार्डिंग अगर मैं इस पर केसीएल लगाऊं तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2।
प्लस एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी। सिमिलरली अब मैं पॉइंट ए पर लगाऊं, तुम पॉइंट ए पर भी यही चीज लगाओ, तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखो, पॉइंट ए पर केसीएल लगाएंगे तो y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस यहाँ से y माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि देखो एक तो यहाँ से हो गया, एक नीचे से हो गया और एक सामने से हो गया, x में भी एक तो यहाँ से हो गया केसीएल के लिए करंट, एक यहाँ से हो गया और एक यहाँ से हो गया। और अब तीसरे हम पढ़ेंगे तो y और a और c के बीच में हम पढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस 10 और माइनस का x एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 1 ओम विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे देखो, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो x माइनस 5 प्लस x प्लस 2x माइनस 2y और प्लस का 20 एंड डिवाइडेड बाय 2 आएगा, वो 2 को इधर लेके आएंगे तो 0 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा अपने पास 2 और 2 4x, ये बन जाएगा भाई अपने पास। इसको सोल्व करेंगे तो 4x प्लस 4x प्लस 2y माइनस 2y माइनस आएगा 4x माइनस 2y और 20 विच इज इक्वल टू माइनस 15, ये बन गया अपने पास, पहली इक्वेशन बन गई। 2 3 और 1 4, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ से आएगा y माइनस 5 प्लस वाई प्लस 4y माइनस 40 और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4x विच इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये आएगा बेटा y 4 5 6y माइनस का 4x एंड विच इज इक्वल टू 45। ये दो इक्वेशन अपने पास बन के तैयार होंगी और इन दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो मैं सीधा लिख देता हूँ, कितना आएगा मैंने कैलकुलेट कर रखा है इसको। तो जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी बेटा 0, x की वैल्यू आएगी 0 वोल्ट और जो y है वो हमारे पास आएगा 7.5 वोल्ट। ये हमारे पास आंसर आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, देखो ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी। तो ये जो पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन है ये तुम्हें समझ में आ गई होंगी कि ये कैसे निकाली जाएंगी। सबसे पहले हम इसमें पॉइंट पोटेंशियल मेथड लगाएंगे और क्योंकि इसने 1 ओम के अक्रॉस करंट पहले से ही बता दिया है कि n/10 होगा, तो अब मेरा मेन टारगेट है कि भाई हम इसमें वैल्यू निकाल लें n की, है ना। तो I कैसे निकालेंगे देखो, तो I करंट है वो किसके बीच में बताया था इसने, 1 ओम के अक्रॉस। 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, y माइनस 10 और x है। तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहाँ से, तो I किसके बराबर हो गया बेटा, यहाँ से 1 ओम में करंट पड़ेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास x माइनस वाई प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पर 0, y की वैल्यू कितनी है 7.5 और प्लस का 10, ये आ गया 10 में से 7.5 कम कर दो तो ये आ जाएगा 2.5 और 2.5 का मतलब होता है 25/10 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें देख रहे हैं कि भाई n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, तो यहाँ से n की वैल्यू अपने पास आई है बेटा 25, n की वैल्यू कितनी आई 25, ठीक है। तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, अब इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि भाई गिवन डायग्राम है और हमें एक वायर को ज्वाइन करना है बी और डी के अक्रॉस, तो करंट बताओ इस वायर में कितनी होगी। इस वायर में करंट हम कैसे निकालेंगे देखो, इसके लिए सबसे पहले इस सर्किट को हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो पहले क्या मैं इस सर्किट को ऐसे लिख सकता हूँ, पहले तो ये आप ये देखेंगे, देखो इस सर्किट को हम लिख सकते हैं इस तरह से कि ये पॉइंट ए है
और यहाँ से 1 ओम रेजिस्टेंस, और क्योंकि ये ट्विस्ट हो जाएगा, ए और बी अगर एक तार से जोड़ दिए, इसका मतलब बी और डी पॉइंट को आप एक पॉइंट पे लिख सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये 1 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, और अब इसमें इधर लिखेंगे ठीक है भाई, तो ये है बेटा अपने पास 20 वोल्ट। अब इधर जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है रेजिस्टेंस की, ये 2 ओम है और ये 4 ओम है, और ये पॉइंट अपने हैं बी और डी जहाँ पर ये दोनों मिक्सअप हो गए। तो मैं कहूँ कि भाई यहाँ से करंट चला आई, और यहाँ पे पहुँचेगा I1, यहाँ पहुँचेगा I2, यहाँ पहुँचेगा I3, इसमें जा रहा है I3 और नीचे जा रहा है I4। आई होप सभी को ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो इधर से I1, I2, I3, I4, इधर से करंट वापस कितना चला जाएगा, I चला जाएगा। ऐसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें इसके टोटल करंट को निकालना होगा। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो भाई ये 1 और ये 4 ओम, है ना, ये दोनों एक पॉइंट पर मिल गए कुछ इस तरह से, देखो। तो ऊपर 2 है, नीचे 3 है, और यहाँ 1 ओम है, और ये नीचे है 4 ओम। तो इन दोनों का पैरेलल और इन दोनों का पैरेलल, फिर वो दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो हमारे पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो पहले तो 1 और 4 का हम पैरेलल देखेंगे। तो 1 और 4 का कितना आएगा, 4/5, और इसका देखेंगे तो 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई 5, दैट विल बी 10/5, और ये 2 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, जिससे अगर मैं इसमें करंट निकालूं तो दैट विल बी 20 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो मुझे ये पता लगा कि ये जो करंट आई है ना, ये 10 एम्पियर है बेटा। ये जो करंट इस सर्किट में इस बैटरी से चला होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ से हम इसको डायग्राम को ऐसे दिखा सकते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से करंट चला, ये 10 एम्पियर था, और जैसे ये 10 एम्पियर करंट इस पॉइंट पर पहुंचा होगा, क्योंकि ये बी और डी पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पर मिला दिए हैं, देखो मैंने। तो इसमें करंट मान लो I1 हो गया, इसमें करंट हो गया I2, इसमें हो गया I3, ऊपर वाले में I3 मान लो, और इसमें हो गया I4, जैसे मैंने यहाँ इधर दिखा रखा है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसमें वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये बहुत आसान है। पहले तो हम इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में करंट कितना दे रहा हूं मैं, क्योंकि ये क्लियर है कि 1 और 4, इस 1 और 4 को जो करंट जा रहा है वो आई ही जाएगा, और ये फिर इस पॉइंट पर मिलेगा तो अगेन आई हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 2 फॉर्मेट बनेंगे, देखो ऐसे इसकी 2 लेयर बना लेते हैं अपन। एक तो हो गया आई बराबर I1 प्लस I2, और I की वैल्यू है 10, I1 है ये यूं का यूं, I2 है ये यूं का यूं। ठीक है भाई, एक इक्वेशन ये बन गई। अब इसमें देखो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल में क्या सेम क्या डिफरेंट, ठीक है ना। तो V सेम, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल सेम होगा तो इन दोनों के पोटेंशियल बराबर कर दो। पोटेंशियल बराबर करेंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ से ऊपर वाले का पोटेंशियल करंट इंटू रेजिस्टेंस, दैट विल बी I1 इंटू 1, नीचे वाले का पोटेंशियल लिखो 4 गुणा में I2। तो ये क्लियर हो गया कि I1 है वो किसके बराबर हो गया, 4I2 के। और जब आप ये टर्म इस इक्वेशन में रखोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी I1 और I2 के बीच की, दैट विल बी 10 इज इक्वल टू I1 की जगह मैं लिखूंगा 4I1 4I2, तो ये 5I2 हो जाएगा, और I2 का आंसर अपने पास कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। अगर I2 2 है तो ऑब्वियस सी बात है I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 एम्पियर हो जाएगी, क्योंकि टोटल करंट आप कितना भेज रहे हो, टोटल करंट कितना भेज रहे हो, यहाँ से 10 एम्पियर भेज रहे हो, यहाँ से 10 एम्पियर जाएगा। मैं कह रहा हूँ I2 की वैल्यू 2 आ गई, तो I1 कितना आ गया, 8 आ गया। सिमिलरली जैसा मैंने इसको निकाला वैसे ही हम
इधर 2 और 4 में जो I3 और I4 हैं इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो 10 बराबर I3 प्लस I4, ये बन गया। अब यहाँ से हम जानते हैं कि ये भी जैसे 2 और 4 हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है तो इनका पोटेंशियल बराबर लिख दो। तो इधर 2 ओम का पोटेंशियल, तो 2 गुणा में I1 I3, इसे लिख देते हैं, इससे नीचे लिख देते हैं, 2 गुना में I3 बराबर 4 गुना में I4, सॉरी 4 नहीं है बेटा, ये 3 है, 4 नहीं है भाई, 3 है वो, गलत लिख दिया यहाँ पे, 3 यहाँ सही लिखा था, वहाँ गलत लिख दिया। तो यहाँ आएगा 3 गुना में I4, तो I3 है वो किसके बराबर आ गया अपने पास, I3 भी आ गया बेटा 3/2 ऑफ I4। और इस टर्म को उठाकर अगेन मैं इस वाली इक्वेशन में रखूंगा, तो मेरे पास जैसे मैंने इधर I1 I2 का आंसर निकाला, उसमें भी I1 I2 का आंसर हम निकाल सकते हैं। तो क्या आएगा यहाँ से देखो, 10 इज इक्वल टू I3 की वैल्यू आ गई 3/2 और प्लस 1 I4 एंड विच इज इक्वल टू I4 यहाँ लिख देता हूँ मैं, I4 इज इक्वल टू 10 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 5, काटेंगे तो 2, तो I4 की वैल्यू आ गई अपने पास 4 एम्पियर। अगर I4 अपने पास 4 है तो I3 कितना आ जाएगा, वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, तो ये आ जाएगा 6 एम्पियर, क्योंकि आप दे कितना रहे हो, 10 एम्पियर हो। देखो यहाँ से चलेगा, इसमें I1 निकला 8, ये आया 2, तो ये दिखने में कुछ ऐसा हो गया कि भाई ये रेजिस्टेंस था ऐसे, ये रेजिस्टेंस था ऐसे, और ये दोनों मिल गए और आगे यूं गया, फिर यूं गया, और ये तो इधर से गया था कितना बेटा 8, यहाँ से गया था 2, और जब इस पॉइंट पर पहुंचा तो I3 की वैल्यू और I4 की वैल्यू, I4 आपने निकाला, I4 आपने निकाला 4 और ऊपर आ गया 6 एम्पियर, और अप्लाई कितना कर रहे थे 10 एम्पियर, और इधर से भी निकला बेटा 10 एम्पियर। तो ये यहाँ तक आई होप सभी को समझ में आया होगा कि किस तरह से ये करंट एंटर कर रहा है और लीव कर रहा है। अब वो कह रहा है बी और डी पर अगर ये ज्वाइन कर दें तो इस वायर में करंट बताओ कितना होगा। तो ये हम करंट कैसे निकालेंगे, देखो वापस इसी पॉइंट पर आएंगे। तो बेटा इसमें कैसे करेंगे, देखो इधर से करंट आ रहा है कितना 8 एम्पियर, ये हो गया था अपने पास I1, ये आ गया था अपने I2, ये आ गया था अपना I4, और ये कितना आ गया था I3। अब हमें निकालना है बी और डी के बीच में करंट। तो देखो ये डायग्राम है वो कुछ ऐसे था कि यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, और यहाँ रेजिस्टेंस था। अब ये वायर है बी और ये है डी, यहाँ से करंट आ रहा है I1, इधर करंट जा रहा है I3, इधर करंट जा रहा है I4, और इधर से करंट आ रहा है I2। तो इसका मतलब अगर I1 करंट यहाँ से आके और बी पॉइंट पर पहुंचा और इधर से I3 निकल गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि I1 में से अगर मैं I3 घटा दूं, भाई I1 करंट इधर से आया और बी पॉइंट पर पहुंचा तो I3 आगे गया है, तो I1 में से I3 घटा दूं तो बचा हुआ करंट आ जाएगा जो किधर जा रहा है IBD की तरफ। तो I करंट आ जाएगा किसके अक्रॉस, BD के अक्रॉस। तो I1 की वैल्यू तुमने निकाल ली बेटा 8, एंड I3 की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 6, और ये आ गया IBD। तो IBD का वैल्यू अपने पास कितना आ गया 2 एम्पियर। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और देखा आपने कि किस तरह से हम इसको सोल्व कर पा रहे हैं। और ये क्वेश्चन है हमारा जेई मेंस 2020 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, देखो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें वो कह रहा है कि 12 वायर है, ईच हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohm आर ज्वाइंड टू फॉर्म ए क्यूब, ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट EMF इज ज्वाइंड अक्रॉस ए एंड सी। तो ए और सी के अक्रॉस हमने एक बैटरी जोड़ दी है 6 वोल्ट की। अब वो कह रहा है कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बताओ या वोल्टेज डिफरेंस बताओ बिटवीन पॉइंट ई एंड बिटवीन पॉइंट एफ। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं या वोल्टेज डिफरेंस निकालना चाहते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी इसको लगा रखी है हमने, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से तो इसको तो हम मान लेंगे 6 वोल्ट पे, पॉइंट पोटेंशियल लगाओ इस पे। अब ये हो गया 6, तो ये कितने पे आ गया 0 वोल्ट पे।
ये कितने पे आ गया, 3 वोल्ट पे, और यहाँ से भी ये 3 वोल्ट पे। और अगर क्योंकि मुझे ई और एफ का पोटेंशियल फाइंड करना है तो मैं लेट कर लूँ कि भाई एफ किस पर है, एक्स पर, और ई ये 3 वोल्ट पे हो गया तो ये भी 3 वोल्ट पे हो गया। ये बचा हुआ कितना आ गया, 6 माइनस एक्स पर, पॉइंट पोटेंशियल लगा देंगे, और ये भी कितने पे आ जाएगा, 3 वोल्ट पे। तो ये जो पोटेंशियल हमने यहाँ अप्लाई कर दिए, अब उसके बाद हम इसमें करंट की डायरेक्शन देखेंगे। तो सपोज यहाँ से करंट चला होगा कितना, यहाँ से हमने मान लिया कि 2I1 प्लस I2 करंट चला होगा। अब यहाँ से 2I1 प्लस I2 हो गया तो भाई ये करंट हो गया I1, ये करंट हो गया I1, इस तरफ करंट गया मान लो I2, और इधर I2 जाने के बाद इसमें करंट गया होगा कितना, I3, इधर भी कितना करंट गया होगा, I3। ज़्यादा मोटा हो गया ये ना, डार्क ज़्यादा हो गया। यहाँ से I3, और इधर भी I3 जाएगा, इधर भी I3 जाएगा, क्योंकि E पॉइंट और जो B पॉइंट है ये तो सेम पोटेंशियल पर हैं, सेम है, G और D है वो भी सेम पोटेंशियल पर है, तो इनमें तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0। यहाँ पे भी करंट कितना हो गया, 0। और यहाँ से करंट वापस कितना आ जाएगा अपने पास, I3 दोनों मिल जाएंगे, दैट विल बी I2, और इधर से I1, हाँ अब ठीक है। तो अब इसको आगे सोल्व करने के लिए इतना कम करने के बाद, वैसे करंट की डायरेक्शन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना, ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि भाई करंट कहाँ से एंटर कर रहा है, कहाँ से लीव कर रहा है। हम इसमें लगा देंगे बेटा KCL। किस पर लगाएंगे, पॉइंट एक्स पर हम KCL लगा देंगे, या पॉइंट एफ पर। एफ का पोटेंशियल हमने एक्स माना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लगाओगे तो पॉइंट KCL लगाएंगे एक्स पर, तो जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ से, x-3 डिवाइडेड बाय, हर आर्म का रेजिस्टेंस उसने R माना है, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 2 ओम दे रखी है, तो सवाल में R है वो 2 ओम है। ठीक है, तो एक ये हो गया, एक यहाँ से ये वाली आर्म हो गई, एक ये वाली आर्म हो गई, एक ये वाली आर्म हो गई, 3 आर्म्स हो गई अपने पास। तो x-3 डिवाइडेड बाय R, और प्लस में x-0 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 3x, और नहीं सॉरी, x-3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x-3 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू 0। नाउ वी सॉल्व, तो ये बन जाएगा x 2x माइनस 6, और प्लस का x इज इक्वल टू 0, विच इज x हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा भाई, ये 2 और 1 3, 3 आएगा, 3 से काटोगे तो कितना आएगा, ये 2 वोल्ट आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 वोल्ट आ गई। कहने का अर्थ है कि भाई जो f पॉइंट है ना उस पर पोटेंशियल हमारा कितना आ गया, 2 वोल्ट। तो E और F पर हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। तो इसका आंसर जो हमारे पास बनेगा वो 1 वोल्ट बनेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कहता है कि अपने पास एक सर्किट है, और इस सर्किट के अंदर हमें R1 R2 का रेशो फाइंड आउट करना है, करंट का रेशो बताना है R1 R2 के अंदर। तो इस पे हम क्या करेंगे, हम पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ से ये तो हो गया 10 वोल्ट, ये आ गया 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, तो ये भी 0 0 पे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें जब करंट पढ़ेंगे तो यहाँ से करंट पढ़ो ज़रा। तो R1 के अक्रॉस अगर हम करंट पढ़ें, R1 के अक्रॉस अगर तुम करंट पढ़ोगे तो I1 किसके बराबर आएगा, 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 20, और I2 के अक्रॉस करंट पढ़ोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। मतलब R2 के अक्रॉस अगर मैं करंट पढ़ूंगा तो वो 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है। और यहाँ से आ जाएगा 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन बनेगा बेटा अपने पास। ठीक है, ऐसे अपन और भी सवाल सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन हम करवाते हैं यहाँ से। मान लो कि हमारे पास एक बैटरी है यहाँ पे, और एक हमने यहाँ लगा दिया रेजिस्टेंस, एक और बैटरी हमने यहाँ जोड़ दी, और एक रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दिया, दैट विल बी पॉइंट बी एंड दैट विल बी पॉइंट ए।
ये एक क्वेश्चन है, इसमें बैटरी की वोल्टेज हम ले लें, दैट विल बी 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट, और यहाँ पर हमने लिख दिया सपोज 5 ओम, ये हमने लिख दिया 3 ओम, और इसमें करंट जा रहा है, यहाँ से ए पॉइंट है, यहाँ से करंट जा रहा है 10 एम्पियर। अब वो कह दे कि फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी में हमें फाइंड आउट करना हो, तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई जो एक रेजिस्टेंस होता है उसमें करंट जा रहा है, तो करंट जाएगा कहाँ से कहाँ? हायर पोटेंशियल से बेटा लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। तो हम इसमें ओम्स ला ही लगाएंगे, और ए पॉइंट को हम हायर पोटेंशियल पे पढ़े और बी को हम लोअर पोटेंशियल पे पढ़े, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, दैट विल बी वी ए, और के सी एल हम के वी एल यूज़ कर लो, क्रिचॉफ लॉ का यूज़ करेंगे, तो ये प्लस से हम माइनस जाएंगे, दैट विल बी -20। फिर करंट की डायरेक्शन भी उधर ही है जो कि हमने बताया 10 एम्पियर, ये करंट यूँ जा रहा होगा, यहाँ पे भी 10 एम्पियर, और ये बैटरी हो गई मान लो प्लस माइनस, तो कितना आ गया यहाँ से माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ये हमने रूल पढ़े हैं कि साइन कन्वेंशन, तो उसमें हम कहते हैं ये हो जाएगा 50, और उसके बाद माइनस का 30, और उसके बाद इस करंट के 10 ओम की वैल्यू है, 10 एम्पियर की वैल्यू है, वो इस 3 ओम में से भी जाएगी, तो माइनस का 30, और फिर उसके बाद आ जाएगा लोअर पोटेंशियल, दैट विल बी वी बी इज इक्वल टू 0। तो हम ए पॉइंट से पोटेंशियल को पढ़ना शुरू करेंगे, ए हायर पोटेंशियल पर है तो वी ए, फिर हम प्लस से माइनस गए तो -20 पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, फिर करंट की डायरेक्शन में ही लूप की डायरेक्शन है तो -50, फिर प्लस से माइनस गए तो -30, फिर करंट की डायरेक्शन में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल 30, और बी है लोअर पर है तो माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। तो इसको डायरेक्ट पढ़ें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं आप, दैट विल बी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 70 30 30, तो ये आ जाएगा लगभग बेटा अपने पास 130, तो ये 130 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन अपन और भी पढ़ सकते हैं, जैसे देखो और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, मान लो कि एक हमारे पास इस तरह का रेजिस्टेंस दे दिया, यहाँ एक बैटरी लगा दी, और उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दे दिया, फिर एक बैटरी लगा दी, फिर एक रेजिस्टेंस दे दिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ कह रहा है बी पोटेंशियल, और यहाँ कह रहा है ए पोटेंशियल, और करंट इसमें जा रहा है भाई 10 एम्पियर, ये हो गया अपने पास 10 ओम, दिस बैटरी बिकम्स 30 वोल्ट, ये 40 वोल्ट, और ये हो गई 5 ओम, और ये 4 ओम, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है अपने पास, और क्वेश्चन वही है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, तो इसमें के सी एल क्रिचॉफ लॉ पढ़ दो, है ना, के सी एल के वी एल पढ़ दो इसमें, तो हायर पोटेंशियल वी ए से चलेंगे, दैट विल बी 100, फिर उसके बाद माइनस से आप कहाँ जा रहे हो प्लस, तो इधर जाएंगे तो दैट विल बी +30, उसके बाद करंट की डायरेक्शन इसी में है, दैट विल बी -50, फिर हम प्लस से कहाँ जाएंगे माइनस, और करंट की डायरेक्शन इधर ही है, तो प्लस से माइनस गए तो माइनस का 40, और करंट की डायरेक्शन उधर ही है तो दैट विल बी -40, और पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल बी पॉइंट पर है तो दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस -VB। तो इस तरह से हम इसमें क्रिचॉफ लॉ पढ़कर या लूप लॉ पढ़कर हम इसमें आंसर निकालेंगे। तो ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर आएगा? देखो काउंट करो पहले तो इन सबको, 50, 150, 190 और 230, 230 में 30 और कम कर दो तो ये 200 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है बेटा, वो पूछे जाते हैं। अब हम डिस्कस अब हम डिस्कस करेंगे इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज को और स्लाइड मीटर ब्रिज को। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो केसीएल से और केवीएल से जुड़े हुए थे। अब व्हीटस्टोन को देखो बेटा, तो बेटा देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है अपना व्हीटस्टोन ब्रिज। जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो क्या होता है? देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज एक तरह से रेजिस्टेंस का एक अरेंजमेंट होता है जो कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। इस अरेंजमेंट में दरअसल एक इस व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज किया जाता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस।
मतलब कोई एक अननोन रेजिस्टेंस है और उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम इस तरह का एक ब्रिज रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं जिसमें दो रेजिस्टेंस हैं, ये मान लो P है, दैट विल बी Q है। इन दोनों को तो मैंने P और Q मान लिया, इसको हम मान लेते हैं R के बराबर और इसको हम मान लेते हैं S के बराबर, जिसमें से ये जो P और Q हैं ये तो है फिक्स रेजिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो क्या होता है बेटा, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इन दिस अरेंजमेंट हमारे पास दो रेजिस्टेंस P और Q है ना, P और Q तो होते हैं बेटा फिक्स रेजिस्टेंस, क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और जो R और S होते हैं, इनमें जो R होता है वो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस तरह से इस पे हम वेरिएबल का एक निशान लगा देते हैं, ये लो। R जो होता है वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है और S जो होता है ना बेटा वो होता है अननोन। तो मुझे इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। तो और क्योंकि ये है ना, ये बैलेंस ब्रिज पर काम करता है, ब्रिज बैलेंस पे काम करता है, मतलब इसमें क्या होगा कि ये चार रेजिस्टेंस को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि ऊपर वाले दो रेजिस्टेंस और नीचे वाले रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए हमने एक गैल्वेनोमीटर यूज किया। और ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है वो जब एक जैसा हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर जीरो, या हम कहें कि गैल्वेनोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन शो करे, तब हम कह सकते हैं कि ब्रिज बैलेंस है। और जब ब्रिज बैलेंस होगा तो यहाँ पर हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ पे P और Q तो फिक्स हैं, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस कौन है, R है बेटा, जिसको मैंने R3 लिखा है, ये R के बराबर मान लो। अब होगा क्या कि इस R3 की वैल्यू को या R की वैल्यू को जब मैं चेंज करूंगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें इस गैल्वेनोमीटर के दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, से जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है वो जीरो हो जाएगी। और इस पॉइंट को हम कहते हैं नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। तो इस नल डिफ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर हमें इस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। तो वो देखो कैसे निकालते हैं अपन। इसको करने के लिए हम किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे। सपोज ये हमने एक बैटरी यहाँ जोड़ दी और इस बैटरी से करंट चला होगा बेटा कितना, I। इन सभी जंक्शंस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ, दैट विल बी A, B, C और ये हो गया D। तो जब ये I करंट A पॉइंट पर पहुंचा होगा तो मैंने मान लिया यहाँ से करंट गया कितना, I1 मान लो, और बचा हुआ करंट जो R में से पास हो रहा है ये कितना हो गया, I माइनस I1। जब ये I1 करंट B पर पहुंचा होगा तो सपोज गैल्वेनोमीटर में कितना करंट गया होगा, IG, और जो Q है इसमें से करंट गया होगा I1 माइनस IG। ओके, अब IG करंट ऊपर से आ रहा है, इधर से आ रहा है I माइनस I1, D पॉइंट पर दोनों करंट मिलेंगे तो S के अंदर करंट जाएगा I माइनस I1 प्लस IG, ये वैल्यू हो जाएगी। अब होगा क्या, क्योंकि मैंने KCL का यूज करके इनमें करंट की डायरेक्शन दिखाई है तो हम KVL का यूज करके यहाँ पर लूप पढ़ेंगे। KVL का यूज करो तो यहाँ दो लूप आपको नजर आ रही होंगी, एक लूप तो यहाँ नजर आ रही है और एक लूप यहाँ नजर आ रही है। ठीक है बेटा, और इन दोनों लूप्स को जब हम पढ़ेंगे तो देखो, जब मैं पहली लूप को पढ़ता हूँ दैट विल बी ABDA, तो पहली लूप क्या आएगी अपने पास, जब करंट A से B जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का I1P, B से D जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का IG इंटू जी। G बिकम्स द रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लेंगे हम कैपिटल G। और उसके बाद जब ये D से A की तरफ जाएगा तो मैं जा रहा हूँ D से, मतलब लूप की डायरेक्शन है वो D से A है, करंट की डायरेक्शन A से D है, दोनों अपोजिट हो गए। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जब हम पढ़ेंगे तो प्लस का क्या आएगा, I माइनस I1 और इंटू में R विच इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास पहली इक्वेशन बन जाएगी बेटा। तो बेटा ये जो पहली इक्वेशन है इसको अपन रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये क्या आएगा, I1P और प्लस IG इंटू जी और बराबर I माइनस I1
और इंटू आर, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम दूसरी लूप पढ़ेंगे, तो दूसरी लूप है अपने पास बी सी डी बी, और इस लूप के अंदर हम पढ़ें तो बी से सी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, और प्लस का I माइनस I1 प्लस आई जी इंटू एस, और प्लस का आई जी इंटू जी, ये बनेगा। इस इक्वेशन में भी हम माइनस वालों को बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, I1 माइनस आई जी और इंटू में Q इज इक्वल टू I माइनस I1 प्लस आई जी इंटू एस और प्लस आई जी इंटू जी, ये इक्वेशन अपने बनी 2। तो ये जो पहली और दूसरी इक्वेशन है ये हमारे पास इस लूप से हमने पढ़ दी। अब इस r की वैल्यू को अपन वेरी करेंगे, जैसा मैं कह रहा था कि r की वैल्यू को अगर अपन वेरी करें और इतना वैल्यू उसको ले जाएं कि b और d का पोटेंशियल है वो सेम हो जाए, तो b और d का पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर है वो 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इस गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन शो होगा, मतलब कोई रीडिंग नहीं दिखाई नहीं देगी, 0 एम्पियर रीडिंग दिखाई देगी। तो जैसे ही बेटा ये करंट है भाई 0 होगा, गैल्वेनोमीटर है वो रीडिंग 0 दिखाएगा, तो करंट 0, तो करंट 0 होते ही इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों इक्वेशंस में आई जी की वैल्यू जो होगी वो अपन ले लेंगे बेटा 0। तो कहाँ कहाँ आई जी है उनको 0 रखो, देखो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ से बचेगा क्या, वो टर्म हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या क्या बचेगा, देखो इसको हम रीअरेंज करें तो यहाँ से जो बचेगा उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से बचेगा I1P बराबर I माइनस I1 इंटू में R, और ये तो एक पहली इक्वेशन से हमारे पास बनेगा, और जो दूसरी इक्वेशन है वहाँ से बचेगा अपने पास I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस। ये दोनों इक्वेशन, इसको दे दूँ मैं इक्वेशन नंबर 3, इसको दे दें हम इक्वेशन नंबर 4, और अगर मैंने इनको डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ से जो आंसर हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाय एस। तो जो एक अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, S इज इक्वल टू P बाई क्यू, सॉरी Q बाई P, S इज इक्वल टू Q बाई P और इनटू में R। तो इसका यूज करके हम या इसका यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये इसका रिजल्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें 3-4 बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये नल डिफ्लेक्शन पर काम करता है, किस पर काम करता है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पर, एक तो ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है। दूसरी बात ये कि अगर आप बैटरी को, है ना, जो इसमें बैटरी लगी हुई थी, बैटरी और गैल्वेनोमीटर को अगर आप चेंज कर देते हो तो जो बैलेंसिंग लेंथ है ना, या जो बैलेंसिंग पॉइंट है, बैलेंसिंग लेंथ कह लो या जो बैलेंसिंग पॉइंट है, वो चेंज नहीं होगा, है ना, चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा। जबकि सेंसिटिविटी चेंज हो सकती है, वाइल सेंसिटिविटी गेट चेंज, है ना। अब यहाँ सेंसिटिविटी की बात आ गई है तो इसमें एक बात आप ध्यान रखें कि जब सारे रेजिस्टेंस बराबर हो जाएंगे, P बाई क्यू बराबर होगा, R बराबर S होगा, जब सारे रेजिस्टेंस बराबर होंगे तभी व्हीटस्टोन ब्रिज की जो सेंसिटिविटी है वो मैक्सिमम होगी, ये ध्यान रखें, ठीक है ना। सेंसिटिविटी मैक्सिमम कब होगी, जब रेजिस्टेंस सारे बराबर होंगे। एक और पॉइंट आप ये ध्यान रखें कि भाई जैसे मान लो कि ये जो P बाई क्यू का रेशियो है, अगर ये बड़ा हो जाए किससे, R बाय एस से, अगर मैं P बाई क्यू का रेशियो R बाय एस के रेशियो से बड़ा कर दूं, है ना, जो पीछे हम डायग्राम पढ़ के आए थे, जैसे यहाँ पे आप देखें कि ये जो रेशियो है, अगर P और ये Q और ये R और ये S, ठीक है, इन रेशियोज की हम बात कर रहे हैं,
और अगर मैं इस रेशो की बात करूं तो इस रेशो के हिसाब से अगर P बाई क्यू R बाई एस से बड़ा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो हमारी जाएगी बेटा D से B की तरफ। करंट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, D से B की तरफ। लेकिन अगर यही केस ऐसा हो जाए कि P बाई क्यू का रेशियो है वो अगर R बाई एस से क्या हो जाए, छोटा, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो B से D की तरफ होगी। ये बात आप ध्यान रखें बेटा, ठीक है ना। दूसरी बात, क्योंकि जब ब्रिज बैलेंस होगा तब IG की वैल्यू कितनी होगी, 0। लेकिन सोचो अगर ब्रिज बैलेंस नहीं हो तो उसके अलग कंडीशंस हैं, ठीक है ना। तो उसमें एक केस आपको आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर ब्रिज बैलेंस नहीं हो तो उस केस के अंदर P बाई क्यू और R बाई एस है, अगर वो छोटे बड़े हो जाए उनका रेशो, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ कहाँ से होगी। तो ध्यान रखें कि जो P बाई क्यू का रेशो अगर बड़ा होता है तो करंट की डायरेक्शन D से B की तरफ होगी, और P बाई क्यू का रेशो अगर छोटा हो जाता है तो करंट की डायरेक्शन B से D की तरफ हो जाएगी। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें कि इसमें आर इक्विवेलेंट भी पूछ लेता है। तो अगर ये ब्रिज बैलेंस हो जाता है, सपोज हमारे पास इस तरह का कोई केस आ जाए कि भाई ये हमें ब्रिज बैलेंस लेना पड़ जाए, है ना, जैसे ये ब्रिज बैलेंस हो जाए और हम ये कह दें कि भाई ब्रिज बैलेंस हो गया तो गैल्वेनोमीटर तो खत्म ही हो गया, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, तो ये दोनों तो किस में आ गए बेटा, सीरीज में। ये किस में आ गए, सीरीज में। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन किस में हो गया, पैरेलल में। तो इसका कई बार R इक्विवेलेंट भी पूछ लेता है, तो R इक्विवेलेंट इसका किसके बराबर आएगा, 1 में P प्लस क्यू प्लस 1 में R प्लस एस के। तो ये बात भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम वहीं पर लिख लेते हैं कि भाई यहाँ से जो इसमें R इक्विवेलेंट है, कई बार वही पूछ लेता है, तो R इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर आएगा, 1 में P प्लस क्यू प्लस 1 में R प्लस एस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इससे जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल हैं वो अपन स्लाइड मीटर ब्रिज के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो देखो अब स्लाइड मीटर ब्रिज क्या होता है। स्लाइड मीटर ब्रिज दिखने में अपने पास कुछ इस तरह का होगा बेटा, ठीक है ना। इस स्लाइड मीटर ब्रिज के अंदर क्या होता है कि 1 मीटर की एक स्केल लगी होती है, ये दिख रहा है सभी को, ये स्केल लगी होती है, और यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप्स लगी होती हैं 90 डिग्री के एंगल पर। ये दिख रहा है तुम्हें, 2 कॉपर स्ट्रिप 90 डिग्री के एंगल पर लगी हुई है, और एक छोटी कॉपर स्ट्रिप बीच में लगी होती है, येलो कलर की जो बीच में लगी हुई है। एक ये कॉपर स्ट्रिप हो गई, एक यहाँ कॉपर स्ट्रिप हो गई, एक यहाँ कॉपर स्ट्रिप हो गई, और एक यहाँ कॉपर स्ट्रिप हो गई। तो ये जो स्लाइड मीटर ब्रिज होता है, ये दरअसल होता क्या है, स्लाइड मीटर ब्रिज का काम भी व्हीटस्टोन ब्रिज ये जैसा ही है, लेकिन इन दोनों में एक छोटा सा रिलेशन भी है। रिलेशन क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं स्लाइड मीटर ब्रिज है ना वो एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है बेटा, किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज की एक्सपेरिमेंटल फॉर्म होती है ना, उसी को अपन स्लाइड मीटर ब्रिज कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि स्लाइड मीटर ब्रिज भी किस पर काम करता है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है ना। अब ये दिखता कैसा है या ये काम कैसे करता है वो थोड़ा सा आप समझो बेटा। मान लो हमारे पास ये एक स्लाइड मीटर ब्रिज डायग्राम दे रखा है जिसमें 2 कॉपर स्ट्रिप, 3 कॉपर स्ट्रिप हैं, 2 90 डिग्री और एक बीच में, और यहाँ पर एक तार जुड़ी हुई है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और यहाँ से हम एक बैटरी जोड़ देते हैं, की जोड़ देते हैं। अब ये जो पहला कॉपर स्ट्रिप का गैप है इसमें तो हम लगाते हैं एक नॉन रेजिस्टेंस आर, और ये जो दूसरा गैप है इन कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में जिसके अक्रॉस हमने लगाना है अननोन रेजिस्टेंस एस, जिसकी वैल्यू अपन ने यहाँ लिख दी एस, सपोज ये एस है, ठीक है, ये एस मान लिया अपने। और यहाँ पर ये जो बी पॉइंट है ना इस कॉपर स्ट्रिप का, बीच वाली कॉपर स्ट्रिप का, इस कॉपर स्ट्रिप के साथ हम एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं, और गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं बेटा जोकी से। ये यहाँ पर एक जोकी लगी होती है इस तरह से, है ना। जोकी दिखने में कैसी होती है, अपने स्क्रू ड्राइवर जैसी होती है, और उस जोकी को हम इस गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। और ये जो ए पॉइंट और बी पॉइंट है इसके बीच में एक अलॉय वायर लगी होती है, ठीक है ना। अब ये अलॉय वायर हीटिंग इफेक्ट है उसके रिगार्डिंग लगी होती है, क्योंकि अलॉय जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो बहुत हाई होते हैं, ठीक है ना। तो अपन जब इस पर बैटरी से कनेक्ट करें तो वो मेल्ट डाउन ना हो, तो इसलिए अपन यहाँ अलॉय वायर यूज कर लेते हैं।
तो ये जो जोकी होती है इसको अपन इस ए और बी के बीच में जो वायर लगी है 1 मीटर की, इसके ऊपर अपन करते हैं बेटा स्लाइड। और जैसे जैसे अपन स्लाइड करेंगे ना, तो हम एक पॉइंट ऐसा ढूंढेंगे, सपोज ये वाला वो पॉइंट है और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी, है ना, ये रखा है डी। इस डी पॉइंट के ऊपर गैल्वेनोमीटर 0 रीडिंग दिखा देगा, तो हम ये कह देंगे कि गैल्वेनोमीटर है ना वो नल डिफ्लेक्शन पर काम कर रहा है। फिर से समझ लें कि भाई ये जो गैल्वेनोमीटर है ना, ये जुड़ा होता है बी पॉइंट और जोकी के बीच में, इसको कहते हैं जोकी। तो ये जो जोकी है ये क्या काम करती है, ये ए और सी पॉइंट के बीच में जो वायर लगी है अलॉय वायर, इसके ऊपर हम इसको स्लाइड करवाते हैं और एक पॉइंट होता है ऐसा जिसके ऊपर जाकर ये गैल्वेनोमीटर है ये 0 रीडिंग दिखा देगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम कर रहा है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर मैं इसका सॉल्यूशन करना चाहूँ तो देखो कैसे करेंगे अपन। मैं लेट कर लूँ कि भाई जो वायर हमने यहाँ जोड़ी है ए और सी के बीच में, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है या रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, वो अपन एल मान लें। और क्योंकि ये किस मेथड पर काम कर रही है, नल डिफ्लेक्शन मेथड पर, और एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है किसकी बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो ऑब्वियस सी बात है इसका प्रिंसिपल तो यही रहने वाला है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। अब होता क्या है कि यहाँ पे ये जो जोकी है, सपोज मैंने इसको स्लाइड किया और डी पॉइंट पर आने के बाद इसकी लेंथ कितनी हो गई है एल, एंड दैट विल बी 100 माइनस एल, बची हुई लेंथ 100 माइनस एल, और ये एल पॉइंट लेंथ के ऊपर हमें बैलेंसिंग लेंथ मिल गई है, एल पॉइंट है जिस पर हमें गैल्वेनोमीटर ने 0 रीडिंग दिखाई है। और जैसे ये 0 रीडिंग दिखाएगा तो देखो ये जो ए और डी की वैल्यू है, मतलब रेजिस्टेंस अक्रॉस ए और डी है, यही अपना क्या कहलाएगा बेटा, पी। और ये होगा किसके बराबर, क्योंकि आर इस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो जो रेजिस्टेंस एडी के अक्रॉस होगा वो होगा एल आर के बराबर, है ना। और अगर मैं रेजिस्टेंस डी और सी की बात करूं तो वो हमारा कहलाएगा क्यू, और जो कि किसके बराबर होगा, 100 माइनस एल इंटू आर के बराबर, आर। तो P हमारे पास हो गया, R हमारे पास हो गया, P और Q हो गया, R हमारे पास है ये रहा, और S हमारे पास ये रहा बेटा। तो ये वैल्यू उठाकर मैं वापस इसमें रखूं तो आ जाएगा मेरे पास L बाय आर डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल इंटू आर, और इज इक्वल टू आर इंटू एस। तो R से R कट गया, तो जो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू एक स्लाइड मीटर ब्रिज में हमें मिलती है वो क्या मिलेगी, वो मिलेगी अपने पास S इज इक्वल टू क्या आया, R इंटू में 100 माइनस एल और अपॉन में एल। तो ये वैल्यू अपने पास अननोन रेजिस्टेंस की हो जाएगी स्लाइड मीटर ब्रिज में। इस फॉर्मूले का यूज करके हम आसानी से और भी बहुत सारी चीजें अपन सोल्व कर सकते हैं। अब इसकी 2-3 बातें हैं वो आप ध्यान से देख ले बेटा कि ये किस तरह से काम करता है। और ये इसमें 2-3 बातें क्या क्या हैं, जैसे एक तो इसकी सेंसिटिविटी। एक स्लाइड मीटर ब्रिज में सेंसिटिविटी कहाँ होती है, बिल्कुल मिड में। तो मिड पॉइंट कहाँ होगा, 50 सेंटीमीटर पर होगा। तो एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक दूसरी बात, जो स्लाइड मीटर ब्रिज होता है उसको जब हम यूज करते हैं लैब के अंदर, तो जब हम इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप कर लेते हैं तो जोकी को लेकर एक बार ए पॉइंट पर टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर है वो आपने देखा होगा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो नल पॉइंट है वो बिल्कुल मिड में होता है, इस तरह से यहाँ 0। तो उसके इधर भी रीडिंग होती है 1 2, इधर भी रीडिंग होती है 1 2, है ना। और गैल्वेनोमीटर है वो स्मॉल करंट फीबल करंट को मेजर करता है। तो जैसे मैं जोकी को ए पॉइंट पर टच करूंगा तो ये रीडिंग है, ये जो डिफ्लेक्टिंग निडल है ये लेफ्ट साइड मूव करेगी, और अगर मैंने सी पॉइंट पर टच किया तो ये बेटा राइट साइड मूव करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे भाई जो की है वो सही तरीके से लगी हुई है और जो अरेंजमेंट है वो हमारा बिल्कुल सही है। अब इस पर जो क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली, इसकी सेंसिटिविटी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इसका जो फॉर्मूला था वो हमने डिस्कस कर लिया, और अब स्लाइड मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज है उनकी थ्योरी है वो लगभग कंप्लीट हो गई है। तो बेटा ये अपनी स्लाइड मीटर ब्रिज की थ्योरी थी। ठीक है, और हमने इससे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली। अब देखो इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है कि भाई इसकी सेंसिटिविटी।
तो सेंसिटिविटी जो होती है स्लाइड मीटर ब्रिज के अंदर वो कहाँ होती है, वो बिल्कुल मिड रीजन में होती है। मैक्सिमम सेंसिटिविटी इन ए स्लाइड मीटर ब्रिज इज इन एट मिड पॉइंट। और इस स्लाइड मीटर ब्रिज में होता क्या है कि जब हम इस एक्सपेरिमेंट को सेटअप कर लेते हैं तो ए पॉइंट और सी पॉइंट जो है इनके ऊपर हम जोकी को शुरुआत में रखते हैं। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, उस गैल्वेनोमीटर के नल पॉइंट में लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ डिफ्लेक्शन होता है। तो एक बार हम लेफ्ट साइड देखेंगे, एक बार हम राइट साइड देखेंगे। जब ए पॉइंट पर टच करूंगा तो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगा, सी पॉइंट पर जब हम जोकी को टच करेंगे तो ये राइट साइड डिफ्लेक्शन दिखाएगा गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है एंड करेक्शन का। तो एंड करेक्शन का टॉपिक समझने के लिए देखो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। और एंड करेक्शन का मतलब क्या होता है, सोचो कि ये गैल्वेनोमीटर, ये एक स्लाइड मीटर ब्रिज है जो ए और सी के अक्रॉस हमने वायर लगा दी। अब ये क्या है कि यहाँ पर ओ पॉइंट अगर नल पॉइंट है तो ये एल और ये 100 माइनस एल है। अब अगर मैंने ये कहा लेट इस जोकी को स्लाइड करते वक्त ओ पॉइंट पर हम इसको जब नल पॉइंट ढूंढते हैं तो वहां पर हल्की सी लेंथ में आ जाता है चेंज, और जो चेंज आएगा ना उसी को अपन एंड करेक्शन कहते हैं बेटा। तो लेट कर लूँ कि भाई x1 क्या है, हल्का सा चेंज है, चेंज इन लेंथ, या इंक्रीज इन लेंथ कर सकते हैं। ठीक है ना, इंक्रीज इन लेंथ बोल दो, चेंज इन लेंथ बोल दो, एक ही बात है। तो क्या हो गया अपने पास, जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, L 100 माइनस एल इज इक्वल टू आर बाई एस। तो इस फॉर्मूले का हम यूज करें तो इसको मैं लिख सकता हूँ L1, सपोज दो करेक्शन मान लें, शुरुआत में एक बार x1 थी और बाद में अपन बेटा x2 भी मान लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से L1 प्लस x1 और डिवाइडेड बाय 100 माइनस L1 प्लस x1, क्योंकि लेंथ में इंक्रीमेंट हो गया है, और विच इज इक्वल टू आर बाई एस। ठीक है ना। अब मान लो दोबारा इसमें हमने चेंजमेंट किया x2, हल्की सी दोबारा मैंने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा सेटअप किया आर की वैल्यू को फिर चेंज करके, तो ये दोबारा हमने चेंजमेंट किया तो x2 आ गई इस बार चेंज इन लेंथ। तो L2 प्लस x2 दैट विल बी 100 माइनस L2 प्लस x2, ये बन गई। ठीक है, विच इज इक्वल टू आर बाई एस। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे ना, है ना, एंड करेक्शन में क्या होता है कि जब मैं जोकी को इस वायर पर स्लाइड करवाऊंगा तो ये वायर हल्की सी शिफ्ट हो जाएगी, हल्का सा इस वायर में चेंज, इस लेंथ में हमें जो बैलेंसिंग लेंथ है ना इसमें हल्का सा चेंज देखने को मिलेगा। तो मान लो कि दो बार हमें चेंज देखने को मिला, एक बार x1 और एक बार x2। तो एक बार x1 x2 किसके अक्रॉस देखने को मिला है, जब शुरुआत में मैंने बैलेंसिंग लेंथ एक बार तो L1 मानी और एक बार क्या मानी L2, है ना। और ये दो बैलेंसिंग लेंथ हमें तब मिलेंगे जब R वेरिएबल है, क्योंकि R की वैल्यू को अपन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों गैप के बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया जाता है। ठीक है बेटा, वो रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू वेरिएबल होती है, वो वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। तो दो अलग अलग बैलेंसिंग लेंथ पर जो एंड करेक्शन है वो मैंने दो अलग अलग मानी। अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये भी आर बाई एस के बराबर है, ये भी आर बाई एस के बराबर है, जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x1 का आंसर आ जाएगा। x1 आएगा R2L1 माइनस R1L2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। और सिमिलरली हमारे पास x2 का भी आंसर आ जाएगा ऐसे ही, जब इसकी वैल्यू उठाकर इसमें रखेंगे तो R1L2 माइनस R2L1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। तो ये अपने पास दोनों एंड करेक्शन के फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। तो बेटा ये था हमारा आज का वीडियो, और आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। और आप इस वीडियो से जो भी आपको इसमें कमी लगती है, अच्छी बातें लगती हैं, वो आप ज़रूर बताएं। और दूसरी बात, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि बोर्ड इम्पोर्टेंट है, और जेई में भी क्वेश्चन स्लाइड मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज से आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक से जुड़े हुए जो जेई के क्वेश्चन है या बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। और बस इसी तरह से आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है बेटा, आई होप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सभी न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, थैंक यू।